आश्रम से छुट्टी। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है वृद्ध आश्रम से 1 घंटे की छुट्टी। सारा दिन क्या माँ के कमरे में ही पहरा दोगे? अरे मैं आपकी बेबी हूँ, ब्याह कर मुझे लाए हो। कुछ मेरी प्रति भी जिम्मेदारी है कि बस माँ से ही चिपके रहोगे? सरोज जी बोली, बहू मैं बीमार थी इसलिए विकास मेरे पास पूरी रात बैठा था। आप तो हमारे बीच में ना बोले तो अच्छा है माँ जी। जब से आई हूँ तो यही देख रही हूँ, बस दिन भर बेटा बेटा करती रहती हूँ। विकास मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरी प्रति भी तुम्हारा कुछ फर्ज है। हमेशा माँ के पास ही चिपके रहते हो, मुझे यह सब नहीं पसंद है। इससे पहले विकास कुछ बोलता मीनाक्षी टुनक कर अपने कमरे में चली गई। एक दिन सरोज जी का बेटा नाश्ते का प्लेट उठाते हुए कहता है, मीनाक्षी माँ कब से भूखी बैठी है, क्या मैं उसे एक गुलाब जामुन खाने को दे दूँ? गुस्सा में तमतमाते हुए मीनाक्षी बोली, आपसे कितनी बार कहा है सासू माँ की फिक्र मत किया करो, क्यों आप मेरा भेजा खा रहे हैं? मैंने उस बुढ़िया के लिए थोड़ी ना गुलाब जामुन बनाया है। काम धाम तो करती नहीं है, बस बैठे बैठे गुलाब जामुन खाना है। मीनाक्षी माँ तो काम करना चाहती है पर तुम्हें उन्हें किचन में घुसने नहीं देती। कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगे हो विकास? मीनाक्षी बोली तो विकास चुपचाप अपने नाश्ते का प्लेट उठाया और गुलाब जामुन समोसा खाकर उसे बहुत मज़ा आ गया। दरअसल मीनाक्षी और विकास की लव मैरिज हुई थी और मीनाक्षी को सास का झमेला तो घर में चाहिए ही नहीं था, लेकिन विकास ने उसे झूठ बोला था कि उसकी माँ नहीं है। लेकिन जब शादी होकर वो घर आई तो उसकी सासू माँ ने उसका स्वागत किया तो वो तुरंत ही झल्ला गई और कमरे में घुसते ही सारे कपड़े सामान इधर से उधर फेंकने लगी। आपने मुझसे झूठ बोलकर कोर्ट मैरिज की कि आपकी माँ नहीं है, पर आपकी माँ जिंदा है। मुझे यह सुबह सुबह उठकर चाय देना, दिन भर सास के आगे पीछे घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे किसी भी बूढ़ी औरत की जी हजूरी करना अच्छा नहीं लगता। जिस दिन से मीनाक्षी की शादी विकास से हुई थी उस दिन से वो सासू माँ को परेशान किए हुए हैं, जबकि सरोज जी उसे अपनी बेटी की तरह मानती है। उसके कामों में कोई टोका टोकी नहीं करती। कभी भी आना जाना हो तो वो स्वतंत्र है, बिल्कुल आज़ाद है, पर उसे अपनी सासू माँ एक फुटी आँख भी नहीं सुहाती थी। वो उनके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। विकास ने उनसे झूठ बोलकर शादी की थी, लेकिन उसे माँ से लगाव था। आज मीनाक्षी का जन्मदिन था तो इसलिए मीनाक्षी ने आज बहुत सारी तैयारियां की थी, पर तरह तरह के पकवान बनाए, समोसा, गुलाब जामुन, बर्फी और न जाने क्या क्या। शाम को एक छोटी सी पार्टी थी जिसमें मीनाक्षी के कुछ खास रिश्तेदार और सहेलियाँ आने वाले थे। मीनाक्षी ने थाली उठाया और उसमें चावल और नमक रखकर अपने पति विकास से बोले, जाकर नाश्ता बुढ़िया को देकर आओ। विकास चुपचाप माँ के कमरे में थाली लेकर पहुँच गया। माँ को दरवाजे पे ही खड़ी थी क्योंकि वो भूख से छटपटा रही थी। भूख से तड़पती छटपटाती सरोज जी अपने बेटे को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हो जाती है और थाली लेकर कहती है, ले आया क्या लाया है? आज तो बहू का जन्मदिन है ना, कुछ स्पेशल खाना लाया होगा। गुलाब जामुन की महक से पूरा घर भर गया है और मुझे तो गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है। ला दे मुझे, बैठ यहाँ। नहीं माँ, मैं यहाँ ज़्यादा बैठूँ तो मीनाक्षी गुस्सा करेगी। आज उसका जन्मदिन है तो उसका मूड खराब नहीं कर सकता। लो तुम खाना खा लो। थाली में चावल और नमक देखकर तो सरोज जी की भूख ही मिट गई। थाली देखती ही उनकी आंख झलक पड़े। माँ, आज मीनाक्षी ने समोसा, गुलाब जामुन बहुत कुछ बनाया है, विकास ने कहा। इतना सुनते ही सरोज जी के मुंह में पानी आ गया। उनके जीभ से खाने लगी। कई सप्ताह बाद चावल, कभी रोटी कभी अचार खाते पर उब गई हूँ। सरोजी बोली, पर बेटा तू मेरे लिए ये तो कुछ मीठा भी नहीं लाया, एक गुलाब जामुन ही ले आता। अरे चावल नमक कितनी सूखी हैं, या मैं कैसे खाऊंगी? मैं तो गुलाब जामुन उठाकर ला रहा था माँ, चुपके से। पर मीनाक्षी की नज़र उन मिठाइयों पर पड़ गई और कहा, यह सब चीज़ें मैंने उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाया है,
उसकी सहेलियाँ आ रही हैं तो वो उनको ही खिलाएगी। अभी ना समझ है ना माँ, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अच्छा बेटा, तुमने गुलाब जामुन खाए तो है ना? हाँ माँ, वो तो गुलाब जामुन समोसे सब खाकर आया हूँ। कैसा बना था? बहुत स्वादिष्ट बना था। इतना सुनकर सरोज जी वह सब खाने के लिए तड़प उठी। उनके मुंह से लार टपकने लगा। सरोज जी बोली, अभी गुलाब जामुन और बच्चे हैं माँ, मैं देख कर आता हूँ। मीनाक्षी अभी कमरे में गई है, अगर सोती रहेगी तो मैं चुपके से आपके लिए गुलाब जामुन उठा कर ले आऊँगा। विकास माँ के कमरे से बाहर जाता है और सब कमरों में बारी बारी से झाँक कर देखता है कि मीनाक्षी कहाँ है। वो देखता है मीनाक्षी अपने कमरे में बैठकर आराम से अपने सहेलियों से हंस हंस कर फ़ोन पे बतिया रही थी। फिर वह चुपके से किचन में घुस जाता है और अपने हाथों में एक गुलाब जामुन छुपा कर ले आता है माँ के कमरों में और सरोज जी को दे देता है। सरोज जी गुलाब जामुन को देखती है, उनकी आंखें खुशी से चमकने लगती है और जल्दी जल्दी गुलाब जामुन मुंह में भरकर एक बार में ही भर लेती है। तो विकास यह सब देखकर कहता है, क्या माँ, इतना बड़ा गुलाब जामुन एक बार में ही मुंह में भर लिया? आराम से खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। और वो फट से गुलाब जामुन चट कर लेती है और सरोज जी कहती है, तू सच कह रहा था, गुलाब जामुन तो बहुत टेस्टी बना है, मुझे और खाने का मन कर रहा है। एक काम कर बेटा, अब जाकर एक समोसे ले आओ। नहीं माँ, इस बार गया तो विकास मुझे बहुत सुनाएगी और साथ में आपका भी धुलाई कर देगी, क्योंकि मीनाक्षी को पता था कि अगर वह माँ के इस बार इच्छा पूरा करेगा तो विकास ने देख लिया तो माँ को एक गुलाब जामुन के बदले कई दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि मीनाक्षी हमेशा यही करती आई थी और माँ को एक कमरे में बंद कर देती थी। विकास उसे बार बार समझाता पर वो उसकी बिल्कुल ना सुनती। अब रोज़ सरोज जी को बार बार कभी समोसे तो कभी गुलाब जामुन खाने का ख्याल आता। वो बार बार उंगलियां चाट रही थी। माँ, अब मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मीनाक्षी मेरा बैंड बजा देगी। हाँ माँ, अगर रात को कुछ बच जाए तो मैं आपके लिए ले आऊँगा। विकास अपने कमरे में जाता है तो मीनाक्षी कहती है, खा लिया बुढ़िया ने खाना? हाँ, पूरा चट करके खाया है। क्यों, ऐसा कौन सा पकवान दिया था कि चट कर खाया है? नहीं बाबा, यह तो चावल नमक ही चट करके खा जाती है। झूठ मत बोलो, मुझे पता है आपने उन्हें एक मीठा ज़रूर खिलाया है, क्योंकि मैंने पूरे 30 गुलाब जामुन बनाए थे। एक आपने खाया, एक मैंने, तो 28 होनी चाहिए ना, वहाँ तो 27 गुलाब जामुन है। कहाँ गए मेरे एक गुलाब जामुन? ज़रूर उस बूढ़ी अम्मा को आपने खिलाया। नहीं नहीं मीनाक्षी, तुम गलत समझ रही हो, वो तो तुम्हारी उंगलियों में जादू है ना। इतना अच्छा बनाया था कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ और मैंने एक और खा लिया। ठीक है स्वीट हार्ट, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। शाम को बर्थडे पार्टी में मिलते हैं। शाम को मीनाक्षी के सारे रिश्तेदार और फ्रेंड आते हैं। घर में खूब हंसी का माहौल रहता है, पर बेचारी सरोज जी एक कमरे में बंद पड़ी थी। क्यों बंद पड़ी थी? किस चीज़ की सज़ा उन्हें मिल रही थी? उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था। शायद सास बनना ही उनकी ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर था, जो आज वो झेल रही थी और रोए जा रही थी। और मीनाक्षी अपनी सहेली और रिश्तेदारों के संग खूब मज़े से अपना जन्मदिन मना रही थी। किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम्हारी सास कहाँ है। अच्छे अच्छे खानों की खुशबू सरोज जी के कमरे में पहुंच रही थी और वो खुशबू से ही अपनी भूख मिटा रही थी। मीनाक्षी को जन्मदिन की ढेरों बधाई देने के बाद सब मेहमान जाने लगे तो विकास ने गिफ्ट खोलकर मीनाक्षी को दिखाया। उधर 5 भोग खाने की चाहत में सरोज जी बेचैन हो रही थी। इधर विकास मीनाक्षी से बोला, यह देखो मैं 2 साड़ियाँ लाया हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक माँ के लिए। अरे माँ तो सूती धोती पहनती है, उनके लिए बनारसी साड़ी लाने की क्या ज़रूरत है? कितना पैसा बर्बाद कर दिया। मुझसे महंगी ज़्यादा साड़ी आप माँ के लिए लाए हो। मेरी साड़ी 3000 की है और माँ के लिए 5000 की लाए हो।
क्या ज़रूरत थी पैसा बर्बाद करने की? क्या साड़ियों का वो ढेर लगाएगी? कहाँ जाना होता है, बक्से में तो सारी चीज़ें बंद हैं। मीनाक्षी हद होती है बचपन की, यह मत भूलो माँ, कहीं दिया हमारे पास सब कुछ है और तुम उनको एक साड़ी देने से इतना परेशान कर रही हो। अरे कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनके भविष्य के लिए भी तो हमें कुछ करना है। अभी से पाई पाई जुटाकर तभी उन्हें अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। आप तो हमेशा मुझे गलत ठहराते हो। उनको कहाँ जाना है, सारी साड़ियाँ रखे रखे खराब हो जाए, मीनाक्षी ने कहा। विकास गुस्से में बोला, तुम हमेशा मेरी माँ को लेकर क्यों परेशान रहती हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर देखा जाए तो तुम्हारी भी माँ जैसी है। माँ नहीं, मैं उन्हें माँ नहीं मानती, मीनाक्षी ने बोला। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, मुझे सास राम की परेशानी अपने घर में नहीं चाहिए। मीनाक्षी, माँ तुम्हारा करती क्या है? चुपचाप तो पड़ी रहती है बेचारी, एक चूचा भी नहीं करती, फिर भी तुम उन्हें तंग करती हो हमेशा। मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा क्यों सोचती हो, क्यों बोलती हो? अपनी ज़बान पे लगाम रखा करो। धीरे धीरे दोनों में नोक झोंक बड़े से विवाद में बदल जाता है। मीनाक्षी और विकास में खूब लड़ाई झगड़ा होने लगता है। मीनाक्षी चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मैंने भी फैसला कर लिया है, या तो तुम अपनी माँ के साथ रहो या मेरे साथ रहो। हम दोनों में से किसी एक को तुम्हें चुनना होगा। विकास से भड़क कर कहता है, अगर माँ और बीबी में मुझे किसी एक को चुनना है तो मैं अपनी माँ को चुनता हूँ। दरवाज़ा खुला है, अब तुम जा सकती हो। विकास, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। हाँ, यह मेरा आखिरी फैसला है। मेरी माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखा, पाला पोसा, दर्द सहा। मैं उसे छोड़ दूँ? क्यों छोड़ दूँ मैं तुम्हें त्यागता हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे लेने मत आना। मीनाक्षी अपने मायके फ़ोन करती है, माँ गाड़ी भेज दो, मैं अभी मायके आ रही हूँ। अब हमारे इस घर में कोई नहीं है। और वो अपने सामान पैक करती हुई बड़बड़ाती हुई, मेरी इस घर में क्या आवश्यकता है? मीनाक्षी अपना सामान पैक करके सूटकेस लिए घर से बाहर निकल जाती है तो विकास कुछ नहीं बोलता और दरवाज़ा बंद कर देता है। जब यह खबर सरोज जी को पता चली कि उनकी बहू ससुराल छोड़कर मायके चली गई है, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और आज मीनाक्षी को गए 2 दिन हो गए और 2 दिनों से उन्होंने अन्न का एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला। और उनका कारण अपने आप को मानती है, अपने आप को कोसती है कि मेरे कारण ही बहू यह घर छोड़कर चली गई। एक सास जिसे बहू से तिल तिल तड़पाया, खाना भी ढंग से नहीं दिया, आज वही सास अपनी बहू को जाने का उन्हें कितना गम है, कितना दुख है। और उधर विकास की भी हालत ठीक नहीं है, उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। विकास ने कई बार उनको फ़ोन ट्राई किया पर मीनाक्षी ने गुस्से में फ़ोन नहीं उठाया। विकास सोचने लगा कि शादी के फेरों के समय जीने मरने की कस्में खाई थी, एक पल में उसने तोड़ दिया। तभी फ़ोन की घंटी बजती, उसका ध्यान फ़ोन की तरफ जाता है। विकास ने झट से फ़ोन उठाया और बाहर बरामदे में टहलते टहलते बात करने लगा। हेलो। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, विकास कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सुनो, मैंने फ़ोन यह बताने के लिए किया कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप पिता बनने वाले हैं। सच कह रही हो मीनाक्षी? मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। विकास फ़ोन पे गिड़गिड़ाने लगा। अब जिद छोड़ो, अपना गुस्सा थूक दो और अपने घर वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा हूँ और यहाँ सब कुछ वैसा का वैसा ही है, सब तुम्हें याद कर रही है। नहीं विकास, अब बहुत देर हो गया है। अगर तुम्हारी माँ उस घर में रहेगी तब तक मैं बिल्कुल उस घर में कदम नहीं रखने वाले। अब तुम्हें फैसला करना होगा, मेरा फैसला वही है। मीनाक्षी यह कहते कहते विकास रुआसा सा हो गया और उसके मुंह से कुछ और शब्द नहीं निकल पाए। विकास तो बीच मसधर में फंस गया था, ना तो अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था और ना ही अपनी माँ को अपनी माँ से दूर करना चाहता था। उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। क्या करे, क्या फैसला ले? अपनी माँ की वो बहुत इज्जत करता था पर आज वो कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसकी हंसी
हंसती खेलती जिंदगी नरक समान हो गई थी। कोई खुशी नहीं था। विकास अचानक से उठा और माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया तो देखा उसकी माँ दरवाजे के आड़ में खड़ी सब कुछ सुन लिया है और उसे देखकर चौंक गई। सरोज जी बोली, बेटा तू बाह बनने वाला है और मैं दादी कितनी अभागन हूँ कि मैं अपनी पोता पोती को अपनी गोद में खिला नहीं सकती, उसे प्यार नहीं कर सकती। बहू की जिद यही है ना कि मैं यहाँ से रहूँ तो मैं कभी नहीं चली जाऊँ। नहीं माँ, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। सरोज जी विकास की बातों को सुनकर बहुत देर तक खामोश रही और फिर अंत में फैसला लिया कि वो वृद्धाश्रम चली जाएगी, पर बेटी बहू की जिंदगी को नरक जैसी नहीं होने देगी। वो उन दोनों के बीच में नहीं आएगी, उन दोनों का घर टूटते हुए नहीं देख सकती है। बेटा तुम मेरी चिंता मत करो, तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो। सरोज जी ने कहा। तो विकास बोला, माँ तुम पागल हो गई हो, तुम अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाओगे क्या? तुम अनाथ हो, तुम इस घर की मालकिन हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और तुम दोबारा ऐसी बातें मत करना। अच्छा होगा तो मैं तुम्हारी बात मान लेता और तुम्हारे खिलाफ न जाकर उस मीनाक्षी से शादी करता, तो यह दिन तुम्हें न देखना पड़ता। बेटा वो मीनाक्षी तुम्हारी धर्म पत्नी है, उसके खिलाफ तुम्हें ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। माँ मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ और ऑफिस से आने के बाद बहू घर में होनी चाहिए। तुझे मेरी कसम, जा पगले उसे मना ले। अब वो माँ बनने वाली है, इस घर का वारिस देने वाली है। विकास चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गया। जब शाम को घर आया तो उसकी माँ उसे कमरे में नहीं मिली। तो एक पत्र जिसमें लिखा था, बेटा मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। विकास यह पत्र पढ़ के हैरान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। माँ को ढूंढे कि अपनी पत्नी को लेने जाए। माँ ने उसे अपनी कसम दी थी। फिर वो अपनी पत्नी को लेने उसके घर चला गया और मीनाक्षी जब आए तो वो बहुत खुश थी। उसकी सास घर छोड़कर चली गई थी। अब वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही थी। धीरे धीरे विकास और मीनाक्षी की ज़िंदगी सामान्य होने लगी और वो दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुश थे। इधर सरोज जी वृद्धाश्रम में अपने बेटे को रह रह कर बहुत याद करती थी, रोती थी कि मेरा बेटा परेशान हो रहा होगा। मैंने उसे बताया नहीं कि मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ, और उसने पता लगाने की बहुत कोशिश की होगी, पर वो मुझे ढूंढ नहीं पाया। सरोज जी ने किसी से बात करते वृद्धाश्रम के उनके उम्र साथी उनसे बोलने की, उसका हाल चाल लेने की बहुत कोशिश करते, तब भी वो कुछ न बोलती, चुपचाप पड़ी रहती। बस खिड़की से बाहर एक टक ताकती रहती कि शायद मेरा बेटा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाए। उधर मीनाक्षी अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। रोज उसके लिए नए नए कपड़े खरीदती थी, शॉपिंग करती थी, खूब मज़े से अपना जीवन गुजार रही थी। कुछ दिन बाद दिवाली का त्यौहार आ गया था और वृद्धाश्रम के कुछ बुजुर्ग अपने घर दिवाली में अपने बेटे बहू के घर मिलने जा रहे थे। तो सरोज जी की बड़ी इच्छा हुई कि वो अपने बेटे से एक बार मिल ले, क्योंकि वो बिना बताए ही उस घर को छोड़कर चले आए थे। वृद्धाश्रम से 1 घंटे की छुट्टी लेकर वो अपने बेटे बहू के घर पहुंची तो देखा उनके घर में खूब चहल पहल है। आस पड़ोस के पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि उनके बहू की गोद भराई की रस्म है और बहुत सारे मेहमान आए हैं। हलवाई लोग खाना बनाने में जुटे हैं और नौकर चाकर साफ सफाई कर रहे हैं। सरोज जी ने सोचा कहीं बहू उसको ऐसे देखकर गुस्सा न हो जाए, तो उन्होंने काम वाली बाई का कपड़ा पहनकर घूंघट करके अंदर अपने बेटे बहू के घर में घुस गई। वो भी सोच रही थी कि क्या किस्मत मैंने पाई है, अपने ही घर में वेश बदल कर घुसना पड़ रहा है। जैसे बहू के कमरे में से बाहर झाड़ू लेकर डस्टिंग करने लगे, तभी उन्होंने जो सुना उससे तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा जोर जोर से हंसते हुए अपनी पत्नी मीनाक्षी से कह रहा था, हमने भी क्या खूब
खेल खेला, क्या ज़बरदस्त नाटक किया माँ को इस घर से बाहर निकालने में, और माँ को पूरी सच्चाई का पता भी नहीं चली। वो सोची कि बेटा मुझे घर में रखना चाहता है, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। केवल मीनाक्षी घर से निकलना चाहती, पर मैं तो उस बुढ़िया से खुद छुटकारा पाना चाहता था, ताकि मैं अपनी पत्नी को खुशी से रख सकूं। इसलिए हम दोनों ने मिलकर ऐसा नाटक किया कि वो खुद ब खुद मिश्रा आश्रम चली गई। हमें तो उनसे छुटकारा भी मिल गया और लोगों के ताने भी नहीं सुनने पड़े। मीनाक्षी भी विकास की बातों को सुनकर खूब हंस रही थी। हाँ विकास, तुम्हारा शादी वाला भी ड्रामा बहुत ज़बरदस्त था। और मीनाक्षी, तुम जब घर छोड़ कर गई थी तो माँ का हाल तो पूछो मत, क्या हुआ था। छोटू जी, आज हम उस बुढ़िया को याद करके अपना दिन क्यों खराब कर रहे हैं। थोड़ी देर में सब मेहमान आने वाले हैं। मैं देख लेती हूँ कि हलवा पूरी और क्या क्या आइटम बन गया है, ताकि मैं सब चीज़ों की सेटिंग करवा दूँ। और माँ का बड़ा वाला कमरा तो खाली हो गया है, हम लोग उसी कमरे में फंक्शन करेंगे। मैं उस बुढ़िया की तस्वीर भी हटा देती हूँ, ताकि किसी की नज़र वहाँ पे ना पड़े, नहीं तो लोग पूछेंगे कि माँ कहाँ है। अच्छा हुआ इस घर की आफत चली गई और हमें उनका मनहूस चेहरा भी नहीं देखना पड़ रहा है। सरोज जी के कमरे में जाकर उसकी तस्वीर को हवा में उछालकर फेंक देती है, और विकास माँ की अलमारी खोलकर उनकी बनारसी साड़ी निकालता है और कहता है, स्वीट हार्ट, यह साड़ी मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, तुम पर ही खूब जचेगी, इससे पहन लो, पूरे 10,000 की है। मीनाक्षी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों खूब खुश थे और बाहर खड़ी सरोज जी अपने बेटे की नीच हरकत पर ताज्जुब थी। उन्हें लगा मैं इस बेटे के लिए खूब आंसू बहा रही थी कि मेरा बेटा मेरी याद में तड़प रहा होगा, पर यह तो अपनी पत्नी के साथ खूब ऐशो आराम से रह रहा है, और मैं वृद्धा आश्रम में रो कर जीवन बिता रही थी। मेरा पुत्र का पुत्र हो गया, मैं ऐसे पुत्र के लिए आंसू बहा रही थी। लानत है मुझ पर। अच्छा हुआ मुझे अपने बेटे की सच्चाई पता चल गई। तभी मीनाक्षी सरोज जी के पास आती और कहती है, सुनो बुढ़िया, जल्दी से यह कांच की तस्वीर को उठाकर साफ करो और किसी डस्टबिन में फेंक देना। और यह कहकर तैयार होने अपने कमरे में चली जाती है। सरोज जी तो घूंघट की हुई थी, मीनाक्षी उसे देख नहीं पाई थी। सरोज जी अपने कमरे में जाती है और तस्वीर को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी बेटी बहू को दिल से हमेशा के लिए निकाल फेंकती है। कुछ समय अपने कमरे में बिताने के बाद सरोज जी उस घर से निकल जाती है और वृद्धाश्रम पहुंचती है। आज वृद्धाश्रम के लोग आश्चर्य थे कि सरोज जी पहले से काफ़ी खुश थी और चहक रही थी। उन्हें उनका यह बदलाव व्यवहार बड़ा अच्छा लग रहा था। उधर मीनाक्षी और विकास मिलकर अपने आने वाले बच्चे की खुशी में अच्छे से पार्टी करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। समय बीतता गया और मीनाक्षी की डिलीवरी का समय आ गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके गर्भाशय में गांठ बन गया और बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। उसके होने वाले बच्चे का ग्रोथ रुक गया था। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने की हिदायत दी और कहा, अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हो गया तो माँ की जान जा सकती है। बच्चे ने तो गर्भ में ही दम तोड़ दिया था। मीनाक्षी को बचाने का निर्णय लिया। ऑपरेशन में उसके बहुत खर्च हुए। मीनाक्षी को खूब ब्लीडिंग होने लगा और उसके ऑपरेशन तुरंत करने पड़े। विदेशों से डॉक्टर का सुझाव लेना पड़ा, उन्हें बुलाना पड़ा। उनके ऑपरेशन में विकास की बहुत जमा पूंजी खर्च हो गए थे। विकास तो जैसे सड़क पे ही आ गया था। बहुत दिनों से ऑफिस से छुट्टी लेने के कारण विकास को ऑफिस से निकाल दिया गया था। अब तो उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। मीनाक्षी पूरे 20 दिन तक अस्पताल में एडमिट थी। घर आने के बाद मीनाक्षी अपने बच्चे की याद में खूब रो रही थी। विकास ने उसे दिलासा दिया और कहा, मीनाक्षी ऐसे हिम्मत हारोगी तो कैसे काम चलेगा। विकास, हमारे घर खर्च कैसे चलेंगे, तुम्हारी तो नौकरी भी चली गई और अभी भी मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं खाना भी नहीं बना सकती, हमें
तो एक नौकर रखना पड़ेगा। अगर माँ जी होती तो शायद इस पूरी परिस्थिति में हमारी मदद करती। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है कि मैं मायके वालों से कोई मदद लूँगी। विकास बोला, कोई बात नहीं, हम अपने इस बड़े से घर को किराए पे देंगे, तब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती। कुछ दिन तक तो हमारा गुजारा अच्छे से ही हो जाएगा और तुम्हारी दवा का खर्च निकल जाएगा। तभी दरवाजे की बेल बजी और एक आदमी दरवाजे से खड़ा उनको लिफाफा पकड़ा रहा था। वो आदमी बोला, मिस्टर विकास, यह आपका घर है? हाँ, कहिए आप कौन, या आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। विकास लिफाफा खोल कर पढ़ता है तो उसे घर खाली करने का नोटिस भेजा जाता है। विकास कहता है, कौन है आप गलत ठिकाने पे आ गए हैं, या मेरा घर है और आप कौन है जो मेरा घर मुझसे ही खाली करवाना चाहते हैं? मीनाक्षी कहती, हमारा ही घर हम क्यों खाली करें? किसने यह नोटिस भेजा है? तो वो वकील बोलता है, आपकी माँ सरोज जी ने, और कहा है यह घर जबरन आप लोगों ने उनसे हथिया लिया है। सरोज जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, मीनाक्षी बोली। तभी सरोज जी ताली बजाते हुए अंदर आती है और कहती है, जिंदा सास को ही तुमने मार दिया बहू, मैं अभी जिंदा हूँ और यह घर तुम लोग को खाली करना होगा। उन्हें देखकर मीनाक्षी शक्ति में आ गई, पर माँ जी, हम तो आपके बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे और आपके पास घर के कागजात तो नहीं है, आप यह घर कैसे खाली करवा सकती हैं? घर के कागजात तो हमारे पास है। मीनाक्षी बोले, माँ, तुम मीनाक्षी को छोड़ो और बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा था और तुम जाकर मिली हो और कह रही हो कि घर खाली कर दो। माँ, मैं तुम्हारी याद में रोता रहा, तुम आ गई, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी सरोज जी विकास के गाल पे एक धमाकेदार तमाचा जड़ देती और बोली, बेवकूफ़ बनाना बंद करो, अब मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। तो तुम मेरा बेटा था, मैंने तुझे अपने कोख में जन्म दिया। अरे तुझसे अच्छी तो वो मीनाक्षी थी, कम से कम जो बोलती थी मुंह पे। तूने तो मेरी पीठ पे छुरा भोंका है। जिस दिन गोद भराई की रस्म का हो रहे थे, तुम दोनों पार्टी दे रहे थे, उस दिन मैं इस घर में काम वाली बनकर आई और मैंने तुम्हारी और बहू दोनों की बातें सुन ली थी। अब मैं तस्वीर साफ कर रही थी तो मैंने अपने अलमारी से इस घर के कागजात निकाल लिए जो कि मेरे पति के मेरे नाम पे किए थे, और अब यह घर वृद्धाश्रम के नाम कर चुकी हूँ और इस घर में मुझे वृद्धाश्रम बनाना है ताकि कोई भी बेटा अपनी माँ को अगर निकाले तो कम से कम उसे एक छत तो मिले। इसलिए अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम दोनों का चेहरा अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती अपनी माँ के मुँह से। जब विकास यह सब सुनी तो वो चक्का रह गया। दोनों शर्म के मारे नजरें झुका लिए माफ़ी मांगते रह गए, पर सरोज जी ने माफ़ नहीं किया। मजबूरन दोनों को घर छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा और रास्ते के भिखारी बनकर दर भटक रहे थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरोज जी ने सही फैसला किया या गलत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।